नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। आज है 27 मई और 27 मई का एक वीडियो आपके सामने आ चुका है और दूसरा वीडियो शाम को 5 बजे आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के पेपर में न्यूज़ 2-3 तो भास्कर से है, मतलब पत्रिका से है। भास्कर मुझे थोड़ा कम पसंद आता है और 1-2 मैंने हिंदू से ली है, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। ये 2 न्यूज़ स्पेशली पत्रिका की हैं, दोनों मुझे अच्छी लगी। एक है अपना बीकानेर मॉडल नया आया है, तो मैंने कहाँ कोरोना केस घटे बढ़े ये नहीं लिया, इसमें सिर्फ लिया है बीकानेर मॉडल और हमारे काम का भी यही है। बिकॉज इंटरव्यू में जो आरएएस का इंटरव्यू चल रहा था और अब जो फिर से आरएएस का इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों, कहा जा रहा है कि मिड जून में आरएएस इंटरव्यू स्टार्ट होने की बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी तक अपन को पता है कि लॉकडाउन ही नहीं खुला है, तो मिड जून तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन शायद लास्ट जून तक ये शुरू भी हो जाएगा। बिकॉज आज सुबह की ही बात है, 8 बजे से ट्विटर पे बच्चों ने एक हैशटैग भी चलाया था कि इंटरव्यू जल्दी करवाओ और नई वैकेंसी जल्दी निकालो। तो उम्मीद है दोस्तों सरकार पे थोड़ा सा दबाव पड़ेगा तो हो सकता है इंटरव्यू टाइम पे हो जाए। बिकॉज अब धीरे धीरे लॉकडाउन अब 8 जून के बाद में आई होप कि खुलने लगेगा, लेकिन एकदम से नहीं खुलेगा, सारा फेज़ बाय फेज़ खुलेगा। तो दोस्तों इसमें अगर हम सरकार पे दबाव डालते हैं, हैशटैग वगैरह चलाते हैं, तो हो सकता है दोस्तों हमारा इंटरव्यू शुरू हो जाए। जैसे ही हमारे पूरे होंगे नए वैकेंसी के भी गेट तभी खुलेंगे, है ना, क्योंकि सरकार सोई हुई रहती है, उसे जगाना अपन को ही पड़ता है। तो दोस्तों ये था। और तो इसलिए दोस्तों पिछले इंटरव्यू में जो भीलवाड़ा मॉडल और रामगंज मॉडल दोनों बड़े चर्चा में रहे थे, है ना। भीलवाड़ा में दोस्तों हमारे यहाँ पे मोस्टली सबसे ज़्यादा केस, शायद पहला केस ही राजस्थान में भीलवाड़ा में ही आया था। किस तरह से उस पर काबू पाया गया था, बड़ा ही शानदार मॉडल था। और दूसरा दोस्तों रामगंज मॉडल। रामगंज आपको पता है जयपुर में मुस्लिम एरिया है दोस्तों, और वहाँ पे आपको पता है मुस्लिम लोगों की थोड़ी सी जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पे क्या था कि बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे थे, तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन होने का सवाल ही नहीं था। और वहाँ पे पहले से सरकार को डर था कि अगर एक बार यहाँ पे कोरोना फैल गया तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और हुआ भी यही कि रामगंज में जब कोरोना फैला तो सारे जयपुर में हड़कंप मच गई थी कि अब रामगंज का कोरोना कैसे कंट्रोल होगा। बिकॉज एक छोटे से घर में 2-2 बेडरूम के फ्लैट्स में 20-20 लोग रह रहे हैं, बिकॉज उनकी फैमिली इतनी बड़ी है। और कैसे फिर सोशल डिस्टेंसिंग, और उस टाइम कोरोना इतने पीक पे था, या फर्स्ट वेव की बात चल रही है, उस टाइम कोरोना इतना मतलब पीक पे था कि इतने ज़्यादा सेंटर भी नहीं थे सरकार के पास में आइसोलेशन। तो दोस्तों यहाँ के जो कलेक्टर वगैरह हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उन्होंने इतना शानदार काम किया था कि मतलब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग तो जितनी मेंटेन हो पाई उतनी उन्होंने करी। उसके बाद में दोस्तों उनका खाना पीना, और मतलब रामगंज के लोगों ने भी पूरा कोऑपरेट किया था। पहले ऐसे डर लग रहा था क्योंकि फर्स्ट वेव में अपन को पता है कि थोड़ा सा मुस्लिम लोगों को हमारे यहाँ भी टारगेट किया गया था, तो उनमें एक रोष फैल गया था। अब पता नहीं वो वीडियो असली थे कि नकली, कि भाई मुस्लिम लोग हमारे जो पुलिस है, डॉक्टर्स है, उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन दोस्तों रामगंज के लोगों ने पूरा सपोर्ट भी किया था, और रामगंज के मॉडल को स्ट्रिक्टली वहाँ के अफसरों ने दोस्तों वहाँ पे किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन की गई, किस तरह से उनको पूरी दवाइयाँ दी गई, वहीं रामगंज में पूरे रामगंज को लॉक कर दिया गया था। और किस तरह से दोस्तों उनको काढ़े पिलाए गए, और उनका खाना पीना, उनको एक्सरसाइज योगा सब कुछ करवा के दोस्तों इतना जो एक तरह से हब बन के उभरा था। 30 से 35 दिन के अंतर्गत पूरे रामगंज का मॉडल मतलब पूरे रामगंज में कोरोना कंट्रोल कर लिया गया था। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई थी, क्योंकि रामगंज का बहुत ज़्यादा डर था, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई थी। और ऐसे ही भीलवाड़ा मॉडल था दोस्तों अब आया है बीकानेर मॉडल। तो क्या है बीकानेर मॉडल, क्यों चर्चा में है, ये हम सारा यहाँ पे पढ़ेंगे। इंटरव्यू में फेवरेट क्वेश्चन हो जाते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और राजस्थान का कोई मॉडल अगर नेशनल लेवल पे पहचाना जाता है तो वह हमारे लिए घमंड की तो बात है ही, लेकिन क्वेश्चन भी पक्का मानिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों देश में अब तक भीलवाड़ा मॉडल के बाद में बीकानेर मॉडल चर्चा में है। केंद्र सरकार ने बीकानेर के ऑक्सीजन मित्र योजना, अब ये योजना का नाम याद रख लो दोस्तों, बीकानेर में योजना आई है ऑक्सीजन मित्र योजना को आते ही इसे पूरे देश में लागू करने का सुझाव दे दिया है। अब ये थोड़े से मिसप्रिंट हो जाते हैं दोस्तों मेरे से, मैं थोड़ी हड़बड़ी में रहती हूँ, है ना। तो आप यहाँ पे ये याद रखो कि केंद्र सरकार ने बीकानेर सरकार की जो ऑक्सीजन मित्र योजना है, इसे अब पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया है। इतनी शानदार योजना है बीकानेर की ऑक्सीजन मित्र योजना। तो हाल ही में दोस्तों आपको पता है कि डीएम वर्सेज पीएम की एक मीटिंग हुई थी,
इसे हम यूँ कहें पीएम वर्सेस डीएम की एक मीटिंग हुई थी। तो वो क्या मीटिंग थी दोस्तों, इसमें आपने देखा भी होगा और देखना भी ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर पीएम हमारा कोई मीटिंग लेता है या फिर सीएम मीटिंग लेता है, आजकल तो वैसे कोरोना की वजह से बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, पॉसिबल नहीं हो पाती है, लेकिन अगर डीएम की मीटिंग हो रही है दोस्तों पीएम के साथ, तो बिकॉज हम भी भावी अधिकारी बनने वाले हैं, तो हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है किस तरह से जो अधिकारी हैं उनके साथ में डायरेक्ट ट्रीट किया जाता है। कहते हैं ना कि शासन के 4 स्तंभ होते हैं, एक सबसे ऊपर होता है पीएम, फिर होता है डीएम, और फिर होता है सीएम, और फिर होता है एसडीएम। तो दोस्तों हम इतने मतलब शासन की 4 ही कड़ी होती है, प्रधानमंत्री, फिर कलेक्टर, फिर मुख्यमंत्री, और फिर जो एसडीएम होता है वो। तो दोस्तों हम इस पायदान पे हम पहुंचने वाले हैं, तो मतलब सुन के अच्छा लगता है ना। जो लोग भी इंटरव्यू दे रहे हैं मुझे भी अच्छा लगता है, सबको लगता है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी लगता है कि हम डायरेक्ट इस पोस्ट पे पहुंचेंगे, और हमारे नीचे कितने सारे मतलब कलीग होंगे हमारे काम करने वाले, कितने सारे पुलिस ऑफिसर, कितने सारे थाने, है ना, जिन थानों में आज हमें जाने से भी डर लगता है, कल को वो सारे हमें सैल्यूट करेंगे। तो दोस्तों यही तो चीज़ होती है। बाकी पैसे कमाने के लिए तो हम बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, हम आईआईटीएन भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन जो रुतबा होता है, जो एक ऑफिसर का रुतबा होता है, डीएम और एसडीएम का जो रुतबा होता है, वो और किसी भी जॉब में नहीं होता। तो अगर डीएम बनते हैं तो बहुत ही शानदार, डीएम का रुतबा ऑल इंडिया लेवल पे होता है, और एसडीएम बनते हैं तो दोस्तों हमारे जो राजस्थान में हमारा जो रुतबा होगा वही तो है होता है, उसी के लिए तो हम इतनी मेहनत करते हैं। डॉक्टर भी अपना पद छोड़ छोड़ के दोस्तों सिविल सर्विसेज में आते हैं, क्यों आते हैं? यह रुतबा या प्रेस्टीज यही तो प्राप्त करने के लिए आते हैं, है ना। तो अगर डायरेक्ट पीएम डीएम से मीटिंग कर रहा है, सीएम एसडीएम से मीटिंग कर रहा है, तो वैसे मीटिंग्स देखना हमारे लिए बनती है। तो मैंने वो मीटिंग देखी थी जिसमें पीएम सर डीएम्स को संबोधित किया था। तो दोस्तों उसमें ही दोस्तों हमारे जो जिला कलेक्टर थे, कहाँ के, बीकानेर के जिला कलेक्टर, उनकी बहुत बड़ाई हुई थी और उनको विशेषकर बधाई दी गई थी। तो वहीं से हम लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जिला कलेक्टरों की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑक्सीजन मित्र योजना को लेकर बीकानेर के कलेक्टर अमित मेहता की पीठ प्रधानमंत्री ने थपथपाई थी। पीठ क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, मतलब कहने के मतलब बहुत बड़ाई की थी अमित मेहता सर की। तो अमित मेहता दोस्तों अभी बीकानेर में कलेक्टर हैं। तो दोस्तों हमसे एक पूछा भी जाता है कि आपके फेवरेट सिविल सर्वेंट कौन है, आपके फेवरेट मतलब आइडियल कौन है। तो दोस्तों इस तरह के पर्सनैलिटीज़ का आप नाम याद रख सकते हो, क्योंकि ये हमसे अक्सर पूछ लिया जाता है। तो गौरव गोयल सर हो गए, ये हो गए, है ना। तो इनके नाम आप, और भी बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने स्पेशल कई सारी, एक जगमग झालावाड़ परियोजना भी चलाई गई थी, एक मंजू राजपाल मैडम है, उन्हें आदिवासियों के बाई जी कहते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो और लोगों से अलग कुछ हटकर काम करते हैं। तो इसीलिए अमित मेहता जी चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों अभी यह योजना चलाई है ऑक्सीजन मित्र योजना, है ना। तो खुद प्रधानमंत्री ने बड़ाई करी है, तो पढ़ना तो बनता है कि वो क्या है। तो कलेक्टर अमित मेहता ने पीबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन मित्र योजना लागू करी थी। पीबीएम अस्पताल दोस्तों बीकानेर का ही कोई हॉस्पिटल है। इस योजना से अस्पताल में ऑक्सीजन की खपत 800 से 600 सिलेंडर पर आ गई, क्योंकि इस योजना के द्वारा पीबीएम अस्पताल में 100 नर्सिंग स्टूडेंट को ऑक्सीजन मित्र नियुक्त किया गया। अब हुआ क्या दोस्तों, पीबीएम हॉस्पिटल में उन्होंने सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये ऑक्सीजन मित्र योजना चलाई। तो उन्होंने नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं ना, उन्होंने 100 नर्सिंग स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगाई हॉस्पिटल में, जिनको 24 घंटे ड्यूटी देनी थी अलग अलग पारियों में, है ना। तो वहाँ पे प्रतिदिन दोस्तों 800 सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ रही थी, और 800 सिलेंडर की ये ज़रूरत घटकर जब उन्होंने ऑक्सीजन मित्र योजना चलाई तो 600 सिलेंडर पे आ गई। तो 200 सिलेंडर्स की बचत हो रही है। तो यह बहुत बड़ी चीज़ है, और वो भी किससे, सिर्फ एक छोटी सी योजना से, ना उसमें कोई पैसे लग रहे हैं, ना कोई संसाधन लग रहा है, सिर्फ जागरूकता से। तो इसकी विश्व स्तर पे बढ़ाई हुई है दोस्तों। तो इसमें किया क्या गया था, 8-8 घंटे की पारियों में ऑक्सीजन मित्र जो नर्सिंग स्टूडेंट थे उनको ऑक्सीजन फ्लो की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई थी दोस्तों। हर एक ऑक्सीजन मित्र की मतलब हाँ, एक ऑक्सीजन मित्र की 8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई थी, ठीक है। 8-8 घंटे की पारी होती थी हर एक की, और 24 आवर्स की ड्यूटी होती थी, मतलब 24 आवर्स ऑक्सीजन मित्र वहाँ पे हॉस्पिटल में रहते थे। इनको करना क्या था, इनको ऑक्सीजन फ्लो की मॉनिटरिंग करनी थी। मतलब दोस्तों कई बार क्या होता है, मरीज गंभीर होता है, उसको ऑक्सीजन ज़्यादा देनी पड़ती है। कई बार मरीज इतना गंभीर नहीं होता, लेकिन डर के मारे ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो उनको ऑक्सीजन की कम ज़रूरत होती है। कई बार मरीज गंभीर होता है, धीरे धीरे रिकवर होता रहता है, लेकिन उसे भी उसी रेट से ऑक्सीजन दी जा रही
रही है, उसी फ्लो से दी जा रही है, तो उसको हम कम कर सकते हैं, ऑक्सीजन को बचा सकते हैं, है ना। तो ये सब डॉक्टर और नर्स नहीं करते क्योंकि उन पे पहले से बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो वो ये सब संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन मित्र ही स्पेशल लगा दिया इस चीज़ के लिए कि वो ऑक्सीजन फ्लो की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। ऑक्सीजन मित्र बेड टू बेड ऑक्सीजन के फ्लो को मेंटेन करते, अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा फ्लो है तो उसे कम करते और ज़रूरत से कम फ्लो है तो उसे बढ़ाते, है ना। तो ये वो कर रहे थे कि जिस भी मरीज को ज़रूरत से ज़्यादा जहाँ पे फ्लो हो रहा है उसको जाके कम करके आ रहे हैं, हर एक घंटे मतलब हर एक मिनट जा जाके संभाल रहे हैं, और कम फ्लो है तो उसे वो बढ़ा के आ रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आगे उसने काम किया इस योजना ने। इस तरह से ऑक्सीजन को अपडेट करने वाले मरीजों और उनके परिवारजनों से समझाइश भी की गई। कई बार क्या होता है, परिवार वाले कम नहीं करने देते, वो ऑक्सीजन का लेवल कम करते हैं तो वो परिवार वाले लड़ने लग जाते हैं, लेकिन उन्होंने हर एक परिवार को समझाया कि हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, आप घबराइए मत, हम लोग यहीं पे हैं। तो ऐसे भी उनको करना पड़ा, और इसका नतीजा हुआ यह कि अस्पताल में प्रतिदिन 800 सिलेंडर की खपत होती थी, जो घटकर 600 सिलेंडर पे आ गई है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार पहल थी। तो ऑक्सीजन मित्र योजना चलाई थी इन्होंने, जो बीकानेर के कलेक्टर हैं इन्होंने चलाई थी। तो इसके कारण दोस्तों इनकी बढ़ाई हुई, और इस अब जो ये योजना है ऑक्सीजन मित्र योजना, अमित मेहता नाम था इनका, तो ऑक्सीजन मित्र योजना को पूरे भारत में चलाने के लिए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है कि इतनी सक्सेसफुल योजना रही है कि इसे पूरे भारत में लागू किया जा सके, जो ताकि बेफिजूल की जो ऑक्सीजन खर्च हो रही है उससे हम बचा सकें। ठीक है। अब दोस्तों इसके साथ ही हम पढ़ लेते हैं भीलवाड़ा मॉडल, छोटा सा दिया था पेपर में, तो वो भी हम देख लेते हैं। आपको पूछ लिया जाए, अगर यही पूछा है बीकानेर मॉडल, तो फिर बताएं अच्छा भीलवाड़ा मॉडल क्या था। तो भीलवाड़ा मॉडल क्या था दोस्तों, भीलवाड़ा जिले में 20 मार्च 2020 को 6 कोरोना रोगी मिले थे। तो दोस्तों 20 मार्च तब की बात है, या पिछले 2020 20 मार्च की बात हम कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ पे पहली बार कोरोना रोगी मिल रहे थे। मतलब भारत में नए नए केस आना स्टार्ट ही हुए थे, तब राजस्थान में जब 6 रोगी मिले। इसके बाद में दोस्तों पूरे भीलवाड़ा में हड़कंप मच गया था। तो इसके बाद में पूरे शहर में सख्त कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा दिया गया। अगर आप भीलवाड़ा से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको इस योजना के बारे में जानकारी है, इस मॉडल के बारे में। अगर आप उस एरिया के आसपास के हो, जिस तरह से पहले भी कई लोगों ने कि हमने डिस्कस किया था ज्वालामुखी वाला मैटर, तो वहाँ रहने वाले हमारे देश के जो कुछ नागरिक हैं जो हमारे परिवार से भी जुड़े हैं, उन्होंने कमेंट किया। तो अगर कोई भीलवाड़ा से है आप लोगों में तो प्लीज़ बताइएगा कि किस तरह से कंट्रोल किया गया था। और अगर भीलवाड़ा से नहीं है तो जिस तरह से मैंने सुना था कि जिस गली में ये कोरोना के रोगी मिले थे दोस्तों, उस गली में इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था कि लोगों को छत से भी झांकने नहीं दिया जा रहा था, मतलब पूरी गली को। क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों डर भी बहुत ज़्यादा था ना, शुरू शुरू में जब कोरोना आया था तो उस टाइम पे डर भी बहुत ज़्यादा था इस चीज़ का। तो ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मतलब लोगों के घर जिस स्ट्रीट में आया था वहाँ पे पूरे लॉक कर दिए गए थे। उनको मतलब दूध और जो भी डेली जीवन की जो भी चीज़ें होती थी, सब्जी वगैरह, वो सब पुलिस वाले कर्फ्यू लगा दिया गया था। वो सब जो वहाँ पे आर्मी के जवान तैनात कर दिए गए थे वो खुद दे के आते थे। ठीक है। और मतलब पूरा सैनिटाइजेशन दिन में 3-3 4-4 बार, और उन लोगों को जैसे आइसोलेट कर ही दिया गया था, और पूरे शहर को मतलब स्ट्रिक्टली लॉकडाउन वहाँ पे लगा दिया गया था। तो इस तरह का लॉकडाउन दोस्तों वहाँ पे लगाया गया था। लोगों मतलब एक डर डाला गया था लोगों में कि अगर थोड़ा सा भी आप लोग बाहर निकले तो आपको भी कोरोना हो जाएगा, और हो जाएगा तो मर ही जाओगे, क्योंकि शुरू में डर भी ऐसा ही लग रहा था, है ना। तो इस तरह का लॉकडाउन, पहले तो वहाँ पे सख्त कर्फ्यू और सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। इसके पश्चात दोस्तों जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया था, पूरा भीलवाड़ा सील कर दिया गया था, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। और रोगियों के संपर्क में पूरे एक एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की गई थी। जिस भी एरिया में ये मरीज मिले थे, जो जहाँ जहाँ गए थे, सारी डिटेल्स उनसे ली गई, और जो भी उनके संपर्क में आया था दोस्तों, एक एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की गई, उनका टेस्ट किया गया। फिर मतलब ये जिन भी लोगों के संपर्क में आया था उनको अलग से आइसोलेट कर दिया गया था, और इस तरह से मात्र 20 दिन के अंदर ही अधिकांश रोगी ठीक हो गए। और इस मॉडल को फिर राजस्थान के बहुत सारे हिस्सों में लागू किया गया था। रामगंज मॉडल भी दोस्तों इसी प्रकार से था, बस इसका ही मिलता जुलता रूप था। बस रामगंज में थोड़े और भावनात्मक जुड़ाव भी लोगों से किया गया था, ताकि वो पुलिस की बातें माने, है ना। तो आप थोड़ा सा गूगल पे रामगंज मॉडल और सर्च करके देख लेना। अब दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे कि देखो, मैं आपसे बोलती हूँ कि ऐसे कोड्स आप यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में, है ना। तो फिर आप लोग क्या है कि मतलब मैसेज करने लगते हो कि मैडम ये कोड भी आप बता दीजिए, अब्दुल कलाम जी के भी आप बता दीजिए, इसके भी आप बता दीजिए। तो दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बोलूँगी कि मैं अगर आपको कुछ बोलती हूँ कि आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हो, तो है ना, सारी चीज़ें
मतलब एक चैनल बनाने वाला या मैं नहीं या कोई भी टीचर पे हम नहीं छोड़ सकते, कुछ तो हमें खुद से भी मेहनत करनी पड़ती है ना। मुझे पता है आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन मतलब ठीक है मैं करती रहूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आप अपने स्तर पे भी, कि अगर मैं आपको कुछ बोलती हूँ कि ये सर्च किया कीजिए, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके वहीं पे सर्च कर लिया कीजिए। 2 ही मिनट लगेंगे, है ना। बाकी अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं आपको सेंड कर ही दूँगी, मतलब मैं पोस्ट करती रहती हूँ, ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। और अब यूट्यूब शॉर्ट्स पे चल गए तो मुझे अच्छा भी लगा कोट वाला आइडिया, तो कि जिस दिन भी मुझे कोई कोट अच्छा लगेगा मैं सर्च करती रहूँगी और आप लोगों से शेयर भी करती रहूँगी। और मेरे कोट के नीचे एक और सर ने कोट किया था, उनका कोट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ड्यूटी को लेके अब्दुल कलाम सर का ही था शायद, तो वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत शानदार आंसर राइटिंग में आपको 1+ नंबर दिला देंगे दोस्तों। और एक एक नंबर से आपको पता है ना हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, हम तहसीलदार से SDM तक पहुँच सकते हैं। सारी ज़िंदगी सैल्यूट करना पड़ सकता है अपने वाले कलीग को, जो हमें पता है हमसे इंटेलिजेंट में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सारी ज़िंदगी उसको सैल्यूट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने छोटी छोटी सी गलतियाँ कर दी। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें जहाँ भी हो सके नंबर बटोरने हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कीजिएगा। अब मैं जब आपको बोल रही हूँ कि रामगंज मॉडल आप लोग सर्च कीजिएगा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे नीचे लिख के बोल दो कि मैडम रामगंज मॉडल भी समझाओ या बताओ। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बोलिए, पर एक बार सर्च तो करके देखिए ना, है ना। कोर्ट में तो थोड़ी कोई समझने वाली बात है, वो तो आप लोग जब चाहे जब सर्च कर सकते हो, है ना। तो लेकिन फिर भी ठीक है, अगर नहीं कोई चीज़ समझ में आती है तो मुझे बोलिएगा, लेकिन मतलब मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना कर रही हूँ। आप लोग जैसे कहते हो कि 2 वीडियोज़ की जगह 3 वीडियो लाने की कोशिश कीजिए, तो मैं बहुत बार लाती भी हूँ और आगे कोशिश भी करूँगी कि लेके भी आऊँ, है ना। तो मानने वाली चीज़ें तो मानी जाएंगी, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ें तो आप लोग भी कर सकते हो, इतना तो आपका भी हक बनता है ना, क्योंकि आखिरकार एग्ज़ाम तो आपको ही पास करनी है, ठीक है। तो संवेदना क्या है दोस्तों? एक छोटी सी स्कीम है, तो कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है प्री में, है ना। तो ये एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैडम प्री के लिए भी कुछ बताया कीजिए, है ना, हम प्री की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें प्री के लिए भी हैं, लेकिन मेरा पता है मेंस पे और इंटरव्यू में क्यों हो रहा है। ऐसा कोई चैनल है नहीं दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ मेंस की पढ़ाई करवाता हो या इंटरव्यू की पढ़ाई करवाता हो। प्री के लिए तो आपको हज़ारों लाखों चैनल मिल जाएंगे, लेकिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाता हो, है ना, और इस तरह से मतलब आपको हर एक चीज़ लिख के दिखाता हो, ऐसा कोई चैनल मुझे लगता नहीं होगा कोई। हाँ ये हो सकता है कि किसी ने आपको आंसर राइटिंग वैसे करके दिखा रखी हो कि चारों पेपर सॉल्व कर रखे हो, है ना। तो चारों पेपर सॉल्व कर करके तो बहुत सारे लोगों ने दिखा रखे हैं, लेकिन डेली आपको किस तरह से आंसर, तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि है ना मतलब आज का ज़माना क्या है दोस्तों, बहुत फॉरवर्ड है और कंटेंट वही चलता है जो डिफरेंट हो और जो काम का हो। अगर मैं भी आपको वही सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी जो सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप नहीं देखोगे मेरा चैनल, क्योंकि मैं इतनी टेक्नोलॉजी भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना मेरे पास में प्रोजेक्टर है, ना मेरे पास में कोई बहुत हाई फाई चीज़ें हैं, है ना। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसी कोई चीज़ें यूज़ भी नहीं कर रही हूँ। फिर भी कुछ मेरे जो प्यारे से लोग हैं, मतलब फैमिली है मेरी, वो आप लोग देख रहे हो, तो इसका मतलब आपको कुछ अच्छा लग रहा है ना। तो इसलिए मैं कुछ डिफरेंट चीज़ें लेके आ रही हूँ। और रही बात प्री की, तो दोस्तों ये वाला जो ये है ना, ये सारा प्री के लिए ही है। बस मैं इसको मेन से और इंटरव्यू से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। बाकी ये क्वेश्चन सारे मैं स्पेशल प्री के लिए ही बनाती हूँ ये वीडियो, है ना। तो ये क्वेश्चन सारे प्री के लिए ही हैं, ये हमेशा हमें प्री में ही हेल्प करेंगे, क्योंकि प्री में आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं कि भाई ये पूछ लिया कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, बिल्कुल नहीं आता है। हमें अगर श्रीलंका की राजधानी भी पूछी है तो नीचे 4 लाइन देंगे, और 4 लाइन देख के फिर 4 ऑप्शन देंगे, ए सही है, बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, और ए और सी सही है। तो हमें एक क्वेश्चन की जगह एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस के उत्तर देने पड़ते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको वो फैक्चुअल की 10 क्वेश्चन दे दिए, जिसका एक एक वर्ड में उत्तर दे दिया, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ। बिकॉज आजकल प्री मैं सबसे आपको बोलती हूँ कि सबसे पहला स्तर जो हमारा प्री है ना, वही हार्ड आ रहा है उसका। इंटरव्यू और मेंस हार्ड नहीं है, मेंस में तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस लिखने की ट्रिक होती है अपनी अपनी, है ना। तो दोस्तों ये प्री के लिए ही पढ़ाया जा रहा है, बस मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ मेंस से और इंटरव्यू से, कि आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हो मेंस में और इंटरव्यू में। तो ये सारा मैटर है प्री के लिए ही। और एक और बच्चे ने कमेंट किया कि मैडम आपने जो कहा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन से पेपर में आया था, तो ये हमें बताइए कि फर्स्ट मतलब कौन से पेपर में था। तो दोस्तों मैंने चारों पेपर आपको दिखा रखे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके RS के पेपर देख सकते हो। मैंने चारों पेपर पिछली बार के चेक करवाए हैं, आई थिंक सेकंड पेपर में था, है ना, ये क्वेश्चन। और अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ उन्होंने जिन्होंने कमेंट किया है आप उनको रिप्लाई कर दीजिएगा। जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ चारों पेपर में था, सेकंड पेपर में था ये वाला क्वेश्चन। और बाकी
कि अगर फिर भी अगर मतलब वो देखना ही चाहते हैं कि कौन से पेपर में है, तो जो मैंने चारों पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, सॉल्व नहीं पेपर दिखा रखे हैं कि कैसे पेपर आए थे, तो वो आप चेक कर सकते हो। तो बात करते हैं दोस्तों संवेदना की। तो संवेदना दोस्तों एनसीपीसीआर के द्वारा कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों या फिर माता पिता में से कोई एक को खो देने वाले बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया टेली कंसल्टेशन को संवेदना नाम दिया गया है। दोस्तों बहुत सारे बच्चों, कोरोना ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पे असर डाल रहा है, ना सिर्फ हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन पे असर डाल रहा है, बल्कि मेंटली दोस्तों इतना भयानक असर कोरोना करेगा कि आने वाले 10 साल बाद में भी जब हमारी पीढ़ी कोरोना की ये जो न्यूज़ पढ़ेगी, ये जो मतलब खबरें देखेगी, हो ओबियसली हमेशा रहेंगी ये खबरें। तो जिस तरह से डेड बॉडी गंगा के किनारे मिल रही हैं, मतलब बोलने में भी इतना अजीब लगता है। लाशें नदी में तैर रही हैं, कोई कहीं मिट्टी में दबी हुई है, किसी को एम्बुलेंस नहीं है। कल के हिंदू में तो एक फ़ोटो थी कि एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं है, मतलब किसी के रिलेटिव्स का निधन हो गया, उसके पास में एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं है, तो जो ई रिक्शा आपने चलते हैं उसमें वो डेड बॉडी रख के लेके जा रहा है। तो इतनी भयानक सिचुएशन देखने को मिलती है कि देख के रूह कांप जाती है। तो जब हमारी 10 साल बाद की पीढ़ी इन सब चीज़ों को देखेगी, तो वो इस दौर को याद करके डरेगी कि एक ऐसा दौर आया था। या फिर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को कहानियाँ सुनाएंगे तो हम भी डरेंगे कि ऐसे दौर में हम जिए हैं जिसमें लगभग 1-2 साल 1-1.5 साल तक हम घरों के अंदर कैद रहे थे, इस डर से कि हम मर ना जाएं, हमें वायरस ना लग जाए, है ना। तो दोस्तों ये जो मेंटल असर हमारे ऊपर हुआ है, और ख़ासकर उन बच्चों पे जिन्होंने अपने रिलेटिव्स और ख़ासकर मम्मी पापा को खो दिया। बहुत सारी न्यूज़ हम पढ़ते हैं और पढ़ के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन जिन्होंने खो दिया ना, उनकी स्थिति हम नहीं समझ सकते हैं। तो उनके दोस्तों उनका जो मनोवैज्ञानिक असर उन पे हुआ है, तो उनको मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल सहायता प्रदान करने के लिए दोस्तों एक टेली कंसल्टेशन प्रोग्राम चलाया गया है। मतलब एक नंबर जारी किए गए जिस पे हम फ़ोन करके उन बच्चों से, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब डॉक्टर जो होते हैं, उनसे उनको बातचीत करवाएंगे, मतलब उनकी जो उस दशा से निकालने में उनको मदद कर सकेंगे। तो उसे नाम दिया गया है संवेदना। अगर आप एक तो एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म देखना चाहो कि एनसीपीसीआर क्या है, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये तो है एनसीपीसीआर। इस विभाग के द्वारा यह संवेदना प्रोग्राम चलाया गया है। दूसरा आप देखना चाहो संवेदना की फुल फॉर्म, हो सकता है कभी पूछ ली जाए प्री में, तो सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी। दोस्तों नेसेसरी एक्सेप्टेंस थोड़ी सी बड़ी है, मैं नहीं बोल रही आपको याद कीजिए, लेकिन 1-2 बार आप पढ़ोगे, जैसे अब मैंने पढ़ा दिया, फिर आप पढ़ रहे हो, फिर आप अपने हाथ से लिख रहे हो, तो थोड़ा सा दिमाग में चली जाती है। तो अगर प्री में, मेंस में तो नहीं आएगी ऐसी, अगर प्री में आती है तो आप उसका मतलब 4 ऑप्शन हमारे सामने होते हैं, तो आंसर आप ठीक ठाक लगा दोगे, इसलिए है ना मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे दे दी। तो दोस्तों इसके लिए ये नंबर है, इस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक दोस्तों टेली कंसल्टेंसी के लिए डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा है जिसके परिवार में कोई नहीं बचा है और उसको मनोवैज्ञानिक सहायता की ज़रूरत है, तो आप भी हेल्प कर सकते हैं उसकी। एक दोस्तों COP28, जिस तरह से आपने COP21 का नाम सुना था ना, COP21 किससे संबंधित है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। तो COP28 किससे संबंधित, COP28 की बात चल रही है दोस्तों अभी। तो COP28 हाल ही में UNFCCC का 28वां सत्र संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में कराने की सिफारिश की गई। मतलब संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है दोस्तों कि COP28 हमारी राजधानी, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है, राजधानी नहीं है प्रमुख शहर है ना, राजधानी नहीं है आबू धाबी, आई थिंक। आप लोग बताइएगा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है। इसकी राजधानी कुछ और है, और इसका शायद बड़ा शहर है अबू धाबी, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, मे भी शायद गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों इसकी जो अबू धाबी शहर है वहाँ पे करवाने की सिफारिश करी गई है COP28। तो दोस्तों जहाँ पर्यावरण की बात चली है, तो एक बार देख ही लेते हैं। पहले तो UNFCCC की फुल फॉर्म, ये तो बहुत पूछी जाती है दोस्तों। UNFCCC की फुल फॉर्म और यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फेडरेशन, ये सारी चीज़ें, इनकी फुल फॉर्म तो बहुत ही पूछी जाती है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना था। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता किया गया जिसको नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस
फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो यह समझौता दोस्तों जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, जो हमारा अर्थ समिट हुआ था, उस दौरान ही किया गया था। तो आपको सबको पता होगा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 5 जून 1992 को, और उसी याद में हम 5 जून को दिवस बनाते हैं, पर्यावरण दिवस। तो पहली बार बात की गई थी पर्यावरण को बचाने के लिए, ग्रीन हाउस गैसें कम करने की। तो विभिन्न देशों के द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद में 21 मार्च 1994 को इसे लागू किया गया था और विश्व के 197 देशों ने इसे स्वीकार किया था। तो अगर बात करें दोस्तों कि कोप कहाँ से लागू हुआ था, यूएनएफसीसी कहाँ से आया था, तो 1992 में दोस्तों जो पृथ्वी सम्मेलन हमारा हुआ था, तो उसमें यूएनएफसीसी की बात की गई थी, इसमें ग्रीन हाउस गैसों को घटाने की बात की गई थी। फिर दोस्तों यह 1992 में बात की गई, 94 में इसे लागू किया गया और 197 देशों ने इस समझौते को स्वीकार किया था। इसके बाद में वर्ष 1995 से लगातार यूएनएफसीसी की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत वर्ष 1997 में बहुचर्चित क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ था। तो दोस्तों पृथ्वी समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब तो आप याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड इंटरव्यू में भी पूछते हैं और मेंस में भी एक क्वेश्चन आता है और प्री में भी आता ही आता है, क्योंकि पर्यावरण हमारे सिलेबस में है, तीनों के में ही मान के चलिए, तीनों के सिलेबस में ही है ना। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, उसमें क्या हुआ था, विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने का लक्ष्य तय किया गया था। तो दोस्तों 1995 से यूएनएफसीसी की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और जो 1997 में जापान के क्योटो शहर में जो मीटिंग हुई थी, उसे क्योटो प्रोटोकॉल का नाम दिया गया था और इसमें विकसित देशों पर जोर दिया गया था ग्रीन हाउस गैसें नियंत्रित करने के लिए। और जो यूएनएफसीसी की वार्षिक बैठक होती है जो 1995 से शुरू हुई थी, उन्हें ही दोस्तों कोप के नाम से जाना जाता है। ये इसके फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो दोस्तों कोप 26, अभी दोस्तों कोप 25 हुए हैं, जैसे पेरिस वाला कोप 21 था। ठीक है, तो अभी दोस्तों कोप हुए हैं 25 हुए हैं अभी। तो हम 28 की बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों, हम 28 की इसलिए बात कर रहे हैं, पहले न्यूज़ पढ़िए। कोप जो 26 था वो 2020 में यूके के ग्लासगो में होना था, जिसे 2021 के लिए टाल दिया गया। दोस्तों कोप 25 तक हो चुके हैं, कोप जो 26 होना था वो यूके में होना था, ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में अब यह होगा। अभी इसकी डेट फिक्स नहीं है कब होगा, लेकिन 2021 में होने की इसकी बात कही गई थी। तो दोस्तों कोप 27 कहाँ गया, फिर दोस्तों कोप 27 अभी तक डिसाइड हुआ ही नहीं कहाँ होना है। जब कोप 26 की मीटिंग होगी तो उसमें यह डिसाइड होगा कोप 27 कहाँ होना है। हालांकि अबू धाबी ने यह प्रस्ताव दिया है कि कोप 28 है जो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। तो अबू धाबी ने 28वें के लिए अपने यहाँ पे परमिशन दी है, कि उस प्रस्ताव भी दिया है कि मैं यहाँ पे करवा लूँगा, लेकिन कोप 27 की जो स्थिति है वो अभी निश्चित नहीं हुई है। 26वां कहाँ होगा, यूके के ग्लासगो में होगा। दोस्तों इसके साथ ही अगर पर्यावरण की बात चली है, तो आज के पेपर में एक रिपोर्ट आई थी, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, या किसने जारी की और इस पर क्या कहा गया, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या तो कोई दोस्तों निबंध आ जाता है, या फिर कोई लेख आ जाता है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है, या फिर क्वेश्चन आ जाता है मेंस में, है ना, कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। तो उसमें आप ऐसी रिपोर्ट्स का हवाला देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा, है ना। तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, तो दोस्तों यह WMO के द्वारा जारी की गई है, विश्व मौसम संगठन के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2015 के बाद के 6 साल सबसे गर्म साल रहे हैं। सबसे पहले तो इसने यह कहा कि 2015 के बाद में जो ये 6 साल आए हैं वो विश्व में आज तक के सबसे गर्म साल हैं। इसके बाद में उसने ये कहा कि 2011 से 2020 तक का जो दशक है वो सबसे गर्म दशक रहा है। 2011 से 2020 तक का दशक सबसे गर्म दशक रहा है। ठीक है, फिर इसने कहा कि पृथ्वी पर औसत तापमान 1800 डिग्री की 1800 के दशक की बात करें उसकी तुलना में 1 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है, क्योंकि 1800 के बाद में दोस्तों 1800 में औद्योगिक क्रांति आई थी और उसके बाद में जब 1800 में था जो तापमान, उसकी तुलना में अब का जो तापमान देखें वो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। वर्तमान में वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की ओर बढ़ रहा है और लगभग 40% यह आशंका है कि वर्ष 2025 तक विश्व का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अभी हम जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं, जिस तरह से हम प्रदूषण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसकी तरफ 40% तक आशंका इसने
इस रिपोर्ट ने जाहिर करी है कि 2025 तक हमारे विश्व का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और यह दोस्तों बहुत ही खतरनाक होने वाला है हमारे सारे विश्व के लिए, क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ता है आपको पता है ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, और ग्लेशियर पिघलने से नदियों में बाढ़ आने लगती है, समुद्रों का जल स्तर बढ़ने लगता है। समुद्रों का जल स्तर बढ़ने से दोस्तों न्यूजीलैंड जैसे जो देश हैं, जो द्वीपीय देश है ना, वो डूबने लगते हैं बेचारे, और उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। वो विश्व के और देशों से शरण मांग रहे हैं कि हमें बसा लो, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है रहने के लिए, और वो डूबने वाले हैं कुछ दिन में, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरी सिचुएशन होती है। मौसम की अति चरमीय घटनाएं सामने आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है। जिस तरह से हम देखते भी हैं मौसम बिल्कुल बदल जाता है, जिस तरह से गर्मियों के टाइम पे गर्मी नहीं होती, सर्दियों के टाइम पे सर्दी नहीं होती, मौसम सारे लेट हो जाते हैं। ये सब पर्यावरण प्रदूषण का ही परिणाम है। अब बात चली है पर्यावरण प्रदूषण के दोस्तों, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पढ़ना बनता ही है, क्योंकि जैसे मेरे से भी इंटरव्यू में पूछा गया था, और आप यकीन मानिए हर एक मॉक में भी पूछा गया है ना, और एग्ज़ाम में भी ये पूछते ही पूछते हैं। तो आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो भी, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट तो प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इससे पढ़ लेना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, 30 मिनट का हो गया है वीडियो। 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर 2015 तक यह मीटिंग हुई थी। 195 देशों की सरकारें पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, में इकट्ठा हुई, और विश्व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन पर एक नए वैश्विक समझौते को संपन्न किया, जो जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने की दृष्टि से प्रभावी कदम होगा। तो यहाँ पे दोस्तों पढ़ने वाली बात यह है कि 2015 में 195 देशों का पेरिस में एक समझौता हुआ था, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए सभी देशों ने बातचीत की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान में पेरिस समझौते में कुल 197 देश हैं। टोटल कितने देश हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में? 197 देश है, और इसका जो युद्धग्रस्त देश है सीरिया, इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला आखिरी देश है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं प्री में, ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पे कुल कितने देश हैं? तो 197 देश है। आखिरी शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो वो है दोस्तों सीरिया। ठीक है, और इनमें से 179 देशों ने इस समझौते पर औपचारिक रूप से अपनी अनुमति दे दी है, जबकि रूस, तुर्की और ईरान जैसे कुछ देश अभी समझौते में औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुए हैं। दोस्तों शामिल हुए थे 197, लेकिन जो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो किए हैं 179 ने। तो रसिया हो गया, तुर्की हो गया, और ईरान जैसे कुछ देश जो कि पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। ईरान और तुर्की जैसे देश हमेशा इंडिया की बात तो वैसे भी नहीं मानते, और ये वैसे भी उल्टे ही चलते हैं विश्व से, तो इन लोगों ने अभी तक हस्ताक्षर इस पर नहीं किए हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें, अब आप पूछ रहे थे कि प्री में कैसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं दोस्तों कि कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, और फिर एक ऑप्शन दे देंगे कि रूस, तुर्की और पाकिस्तान ने अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें प्री में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो पेरिस समझौता एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए वर्ष 2015 में दुनिया के लगभग प्रत्येक देश द्वारा यह अपनाया गया था। ये हमने पढ़ ही लिया कि जलवायु परिवर्तन को कम करने से, उसके प्रभावों से बचने के लिए यह समझौता 2015 में लाया गया था। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना है, ताकि इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम रखा जा सके। अगर बात करें टोटल पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के, तो दोस्तों इसका उद्देश्य यही है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को जो सॉरी गले में इसका उद्देश्य यही है दोस्तों कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो वैश्विक तापमान वृद्धि हुई है पूर्व औद्योगिक स्तर पे ले जाएं, और 2 डिग्री सेल्सियस से उसे कम रखा जा सके। जो औद्योगिक क्रांति हमारे विश्व में हुई है उससे पहले के जो तापमान है वहाँ तक तापमान को ले जाए, और उससे भी 2 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम रख सके, ये उद्देश्य है। साथ ही आगे चलकर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने का लक्ष्य कि तापमान में जो वृद्धि है वो किसी भी हालत में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो। पहले तो इसे ले जाएं हम कहाँ कि पूर्व औद्योगिक स्तर, जब औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ था उससे पहले के तापमान में, और अगर वहाँ से फिर तापमान बढ़ता है तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना बढ़े किसी भी हालत में। धातव्य है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक देश को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना होगा, जिसके संबंध में कई देशों द्वारा सराहनीय प्रयास भी किए गए हैं। यह समझौता विकसित राष्ट्रों को उनके जलवायु से निपटने के प्रयासों और विकासशील राष्ट्रों की सहायता है। तो दोस्तों यह करता क्या है? विकसित राष्ट्रों को तो ये बोलता है कि आप अपना जो उत्सर्जन है ग्रीन हाउस का वो
कम करो। साथ ही एक और चीज़ बोलता है कि विकासशील देशों को अगर आपको कम करवाना है, क्योंकि उन्होंने अभी आपके जितना विकास नहीं किया, तो उनको सहायता दो, पैसों की सहायता दो। अब इंडिया, जैसे ये लोग इंडिया को बोलते हैं, अमेरिका ने खुद ने तो इतने सारे जेट वगैरह बना लिए, उपग्रह छोड़ दिए, सब कुछ कर लिया। अब ये इंडिया को बोलता है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो चाइना और इंडिया करते हैं। भाई तूने तो हमारे जितना प्रदूषण 20 साल पहले ही कर लिया, अब तू कहता है कि तुम भी मत करो, हम भी नहीं करें। भाई तूने इतने सारे एसी लगा रखे हैं, इतने सारे जेट उड़ाता है, तू कम कर देना अपने में। वो तो कम करता नहीं है और हमें बोलता है कि तुम कम मत करो। तो हम क्या कहते हैं, एक बार हम तुम्हारे जितने स्तर पे आ जाएं, जितना तुम लोगों ने विकास कर रखा है उतना विकास कर ले, फिर हम भी कम कर देंगे। लेकिन हमारी बात ये सुनते नहीं। ये आप कह रहे हैं कि विकसित देश तो प्रदूषण करते नहीं है, प्रदूषण तो विकासशील देश कहते हैं। तो ये समझौता फिर ये कहता है कि अगर विकासशील देशों से आपको प्रदूषण कम करवाना है तो आपको उनको आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी। भाई हमें आप पैसे दो ताकि हम कोयला ना जला के ग्रीन एनर्जी का उपयोग करें, क्योंकि ग्रीन एनर्जी में दोस्तों आपको पता है ई व्हीकल भी कितना महंगा आता है, तो हमारे देश के लोगों के पास तो इतने पैसे ही नहीं है। तो इसके लिए आपको हमारे आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी ताकि हम ग्रीन एनर्जी से अपना विकास कर सकें। यह भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कहा गया है। भारत ने भी दोस्तों अप्रैल 2016 में इसमें औपचारिक रूप से पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और अगर भारत के लक्ष्य देखें तो भारत ने आईएनडीसी में सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 30 से 35% तक कम करना शामिल किया है। दोस्तों 2005 में जितना उत्सर्जन कर रहे थे उससे भी 30 से 35% उत्सर्जन कम करना है हमें। कब तक? 2030 तक हमें यह लक्ष्य प्राप्त करना है। एक तो हमने ये लक्ष्य लिया है और दूसरा इसके अलावा हमने वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षारोपण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन ह्रास सृजित करना है। कि जितना हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं दोस्तों उतना हम 2.5 से 3 बिलियन वृक्षारोपण कर देंगे, ताकि इधर हम अगर मतलब उत्सर्जन कर रहे हैं तो उसकी भरपाई हो जाए। तो ये 2 लक्ष्य हमने रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों याद कर लीजिएगा। ये मेंस में भी आते हैं, ये इंटरव्यू में पूछते हैं, ये प्री में भी आते हैं। तो इनको तो आप लिख ही लीजिएगा कहीं आगे ही कॉपी में, क्योंकि ये बहुत पूछते हैं मेरे से, हर एक मॉक में पूछा गया है और फाइनल इंटरव्यू में भी पूछा गया है। तो ये आप भी देख लेना। और एक जो आईएनडीसी की फुल फॉर्म आप सब लोगों ने भी देखी होगी, मैंने एक मॉक में नहीं बताया था क्योंकि मुझे नहीं पता था, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखी है। इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब हर एक जो 197 में से 179 देशों ने जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए हैं, उसमें हर एक देश ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है राष्ट्रीय स्तर पे, उन्हें बोलते हैं दोस्तों आईएनडीसी। तो इसके फुल फॉर्म है इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब हर एक देश का क्या इसमें योगदान होगा वो इसमें है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी हार्डवर्क पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। और आपके प्यारे प्यारे से जो कमेंट है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो कमेंट यहीं करते रहिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।